नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद और कूटनीति की जरूरत पर फिर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा कर ग्रामीणों के साथ करेंगे संवाद। राज्य में 3.57 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की भी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सहकारी कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। देश के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है सम्मेलन का उद्देश्य। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में भीषण सड़क हादसा। एक लग्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत, 2 यात्री घायल। ड्राइवर के संतुलन खोने के कारण डिवाइडर से टकराकर बस में लगी आग। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के बालतल और पहलगाम मार्गों से हुई शुरू। 62 दिन तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए किए गए हैं सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। देश के अब तक के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी को लागू हुए 6 साल हुए पूरे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा। टैक्स की चोरी रोकने में भी मिली मदद। भारत के स्टार ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रचा एक और कीर्तिमान। डायमंड लीग श्रृंखला के लुसान चरण में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.66 मीटर थ्रो के साथ जीता खिताब। और भारत आज बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लेबनान के साथ खेलेगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक 3 में से 2 मैच जीतने में रही है सफल। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ आपसी हितों से जुड़े विषयों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। यूक्रेन को लेकर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद और कूटनीति की जरूरत को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच खास रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रखने और परस्पर संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा करेंगे और ग्रामीणों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में लगभग 3.57 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जुलाई को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के शहडोल आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री अपने शहडोल दौरे के दौरान पकरिया गांव आएंगे, जहां पर कि वो जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही वो यहां पर जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन भी करेंगे। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यहाँ पर और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय के लोग होंगे। खासतौर पे उसमें जो स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हैं और पेशा एक्ट से संबंधित जो लोग हैं वो पीएम से संवाद करेंगे। इसके अलावा फुटबॉल क्रांति जो कि जनजातीय यहाँ पर क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जनजातीय समुदाय के, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। जातीय समाज
के जो मुखिया हैं उनके साथ प्रधानमंत्री जी का यहाँ संवाद होगा, कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जनजातीय बंधुओं के साथ भोजन होगा और कोशिश है कि ये सब प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में हो। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों की जांच कराई जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 7 करोड़ से अधिक हमारे सभी ट्राइबल भाई बहनों को स्क्रीनिंग करके उसको सिकल सेल के लिए कार्ड दिया जाएगा और सिकल सेल नाबूदी के लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक होता है। सभी का स्क्रीनिंग हो जाने से कौन व्यक्ति सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ग्रस्त है या तो सिकल सेल मुक्त है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और इस आइडेंटिफिकेशन से फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में सिकल सेल को आगे बढ़ने में हम रोक पाएंगे और आगे बढ़ने में रोकने के बाद हम देश को सिकल सेल मुक्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिकल सेल ऑपरेशन गाइडलाइन का अनावरण, नेशनल सिकल सेल पोर्टल और डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3.57 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की शुरुआत भी करेंगे। राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन उन्मूलन मिशन जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसके शुभारंभ का कार्यक्रम है जो कि 17 राज्यों में हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस में पहले एक पायलट का शुभारंभ किया था जब झाबुआ अलीराजपुर पे। उसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश में भी 20 जिलों में किया जा रहा है और हमारे 89 जो आदिवासी विकास खंड है वहां होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह है। आदिवासी बहुल शहडोल और आसपास के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। यहाँ जनजातीय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पहले तो यहाँ एक छोटा नेता भी नहीं आता था गांव में, आज कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सभी बच्चों बूढ़ों में बहुत उत्साह है। मेरे लिए और मेरे ग्रामवासियों के लिए, अपने जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन संबंधी फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और सामूहिक भोज में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही लखपति दीदियों, ग्राम सभाओं, फुटबॉल खिलाड़ियों और जनजातीय मुखियाओं से भी प्रधानमंत्री के संवाद का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला शहडोल के लालपुर के इसी मैदान से पीएम मोदी जब सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे तो ये जनजातीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी जो पीढ़ियों से इस बीमारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री यहां एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैमरामैन संदीप और अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, शहडोल। और आइए अब मध्य प्रदेश के शहडोल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह हमारे साथ शहडोल से जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या प्रमुख बातें रहने वाली हैं इस पूरे दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और किन किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे आदिवासी कल्याण के लिए आज बड़ा दिन है और सरकार की जो जितनी भी नीतियां हैं, कार्यक्रम है, वो जनजाति समुदाय तक पहुंचे, इसको लेकर के यहाँ प्रयास किया जाएगा। और 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ चीज होने वाली है। एक तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। हम जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आगे बढ़ती है, उसका उन्मूलन करने की एक तरह से सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और 2047 तक इसको खत्म करने का टारगेट सेट किया गया है।
और बजट में इसकी घोषणा हुई थी और आज इसको लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। हम जानते हैं कि बीते 7 दशक में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि आदिवासी जो परिवार है, समाज है, उनमें ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने निश्चय किया है कि इस बीमारी को खत्म किया जाए। देश के 17 राज्य हैं जहां पर इसके मामले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देश के 278 डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रसार है और 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है जिनमें ये सिकल सेल एनीमिया की संभावना पाई जाती है। तो इसको खत्म करने के लिए ये मिशन मोड में कार्यक्रम चलेगा और इसमें होगा ये कि 0 से 40 साल यानी 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी। अगर वो उनमें सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है तो उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी और साथ ही साथ उनको एक कार्ड दिया जाएगा। ये कलर कोडेड कार्ड होगा और इसकी खासियत ये होगी कि जब कोई शादी करेगा तो जैसे हम जन्म कुंडली मिलाते हैं उसी तरीके से इस कार्ड से मैचिंग कराई जाएगी। अगर मान लिया लड़का सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव है और या लड़की भी पॉजिटिव है और कैरियर है दोनों, तो उनको ये सलाह दी जाएगी कि आप शादी ना करें। और अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो जो बच्चा उनका जन्म लेगा वो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी के साथ ही पैदा होगा। तो ऐसे दंपत्ति को कहा जाता है कि वो बच्चे न पैदा करें। अगर किसी कारण से गर्भ ठहर जाता है तो उसको एबॉर्शन की सलाह दी जाती है डॉक्टरों की तरफ से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री, साथ ही साथ एक गाइडलाइन भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा इसमें कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां पर सबको ट्रेनिंग दिया गया है, आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया गया है, उनको जागरूक किया जाएगा ताकि समाज के जो लोग हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग हैं, उनको जागरूक किया जाए। जो दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है कि आयुष्मान भारत कार्ड को प्रधानमंत्री यहाँ वितरित करेंगे कुछ लाभार्थियों को और 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड के जो लाभार्थी हैं उन तक ये कार्ड पहुंचाया जाएगा। इसकी भी शुरुआत यहाँ होगी। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर पे एक गांव है जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां पर आदिवासी समाज के कुछ समूह के लोगों से, जिसमें लखपति दीदी हैं, फुटबॉल जो खेलने वाले कैप्टन हैं और जो पंचायत के सदस्य, उनसे भी संवाद करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ खाना भी खाएंगे, भोजन भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम मोटे तौर पे प्रधानमंत्री का है। निश्चित तौर पर नितेंद्र, काफी महत्वपूर्ण सारा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जल्द लौटते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना, चुनौतियों पर चर्चा करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है। और हमारे सहयोगी अनुज यादव हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम होने वाला है, जिसका वो उद्घाटन करने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण है। क्या तैयारियां इसको लेकर नजर आ रही हैं और क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है?
देखिए, ये 17वां सहकारी महासम्मेलन होगा गौरव, और ये सबसे बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में ये 2 दिन के लिए आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और सहकारी सम्मेलन की बात करें या सहकारिता की बात करें तो इसका अगर इतिहास देखें तो करीब 100 वर्षों पुराना है, लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता कई दशकों के अंदर नहीं मिली। और शायद यही एक सबसे बड़ा कारण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो सहकारिता का एक अलग ही मंत्रालय बनाया और उसकी जिम्मेदारी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उनको दी गई। वो सहकारिता देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सहकारिता के माध्यम से किस तरीके से आम लोगों को इसका फायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र है जहां सहकारिता के क्षेत्र में कार्य होते हैं तो वो कृषि का क्षेत्र है, पशुपालन का क्षेत्र है, डेयरी का क्षेत्र है। हम जानते हैं कि अमूल और मदर डेयरी जैसे जो बड़े ब्रांड हैं जो देश भर के अंदर दूध की सप्लाई करते हैं वो सहकारिता आंदोलन की एक बड़ी देन है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से अब इसको अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है, उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र के अंदर भी काफी तेजी से सहकारिता का विस्तार हो रहा है। कुल मिलाकर आज जो ये महासम्मेलन की शुरुआत होगी इसमें 10 देशों से भी ज्यादा लोगों के 25 प्रतिनिधि जो हैं इसमें शामिल होंगे। देश भर के 3,500 जो सहकारी समितियों के सदस्य हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। देश के अलग अलग राज्यों से, जिलों से और तहसील स्तर से वो लोग यहां पर आएंगे। सबसे बड़ी बात सहकारिता आंदोलन की यह है कि जो केंद्र सरकार जो पैसा देती है किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, वो सहकारी समितियों के माध्यम तक उन तक पहुंचता है। और सहकारी समितियों का जो मालिक होता है वो वही व्यक्ति होता है जो उसके अंदर कार्य करता है, जो उसका सदस्य होता है। तो निश्चित तौर पर सहकारिता के क्षेत्र को आगे बढ़ाना ये केंद्र सरकार का एक बड़ा लक्ष्य रहा है। और आज से जो ये महासम्मेलन शुरू हो रहा है वो सहकारिता के क्षेत्र में क्या भविष्य है, क्या चुनौतियां हैं, इस सब बातों को लेकर एक लंबी विस्तार से चर्चा होगी। बिल्कुल, चुनौतियों पर तो साफ तौर पर चर्चा होगी ही। ऐसे में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी सामने खड़ी हुई हैं और उनसे पार पाने के लिए ये बैठक और ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, इससे पहले भी सहकारिता के क्षेत्र की कई बैठकें हुई हैं जिसके अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो सहकारिता मंत्री हैं वो शामिल हुए हैं। और वो इस बात को हमेशा कहते रहे हैं कि आप लोग जब भी चर्चा करें विस्तार से चर्चा करें और वो सरकार तक वो बातें सामने आनी चाहिए। सबसे बड़ी अगर मैं चुनौतियों की बात करूं तो सहकारिता को, सहकारी समितियों को जो ग्रामीण लेवल पर काम करती हैं, जिला स्तर पर काम करती हैं, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना सबसे बड़ी बात है। उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना है और उसमें ये सारे आंकड़े सामने आने चाहिए कि कितनी समितियां किस तरीके से काम करती हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, सहकारी बैंकों के अंदर उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, जो केंद्र सरकार से पैसा आता है सहकारी बैंकों के माध्यम से वो कितना ग्राउंड लेवल तक वो पहुंचता है। ये इस तरह की चुनौतियां निश्चित तौर पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2 दिवसीय ये जो सहकारिता महासम्मेलन होगा इसमें जो स्टार्टअप्स हैं, जो लोग स्टार्टअप नए नए ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो लोग शामिल होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसके अंदर शामिल होंगे, किसान इसके अंदर शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर भविष्य की नीतियों को बनाना इस महासम्मेलन का सबसे बड़ा मकसद है। बिल्कुल, साफ तौर पर क्योंकि ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी चरम पर है। ऐसे में आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से गुजरने वाले समृद्धि हाईवे पर सिद्धखेड़ा राजा के पास एक लग्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई और 2 यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को इलाज के लिए संभाजी नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागपुर से एक लग्जरी बस यात्रियों को लेकर पुणे जा रही थी, तभी बुल्ढाना जिले के समृद्धि राजमार्ग पर सिद्धखेड़ा राजा के पास लग्जरी बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। इस संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लग्जरी बस के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस के डीजल टैंक में आग लग गई और बस में आग लग गई और जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विदर्भ ट्रैवल्स की नागपुर से पूना जा रही थी और इस बस में लगभग 33 पैसेंजर्स थे। ये बस 1:35 के आसपास सिद्धखेड़ा राजा बुल्ढाना जिला समृद्धि हाईवे पे
एक पोल से टकराई। शायद हो सकता है ड्राइवर का बैलेंस गया। वो ड्राइवर से बात किया भी तो ड्राइवर कहता है कि टायर बस्ट हो गया। तो पोल से टकराकर उसके आगे पुलिया थी, ये जो पुलिया है उस पर टकरा के गाड़ी का डीजल टैंक जो है वो फूट गया। डीजल टैंक फूटने के बाद में गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी आगे आके स्किड हो गई। लोगों को मौका नहीं मिला बाहर निकलने का, तो उसमें से 8 लोग बचकर बाहर आए। 25 लोगों की वही गाड़ी में ही मौत हो गई है जलकर। तो डेड बॉडीज अभी हमने निकाली है और पोस्टमार्टम के लिए आगे की शनाख्त के लिए भेजी है। और शिशिर शेलार हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। शिशिर का रुख करते हैं। शिशिर, सुबह सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ है, ऐसे में अभी घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है और प्रमुख कारण क्या बताया जा रहा है इस हादसे का? बिल्कुल, देखिए हालांकि रात को जो है ये बस निकली थी बुल्डाना से पुणे की ओर जाने के लिए और बुल्डाना के पास जो है नागपुर से निकली थी बुल्डाना के पास सिंदखेड राजा का इलाका जो है जहां से समृद्धि हाईवे गुजरता है, उस समृद्धि हाईवे से बस गुजर रही थी। क्योंकि रात का समय था। दूसरी बात ये भी थी कि जैसे ही चालक का नियंत्रण इसमें से बस में छूटा है, ये बस डिवाइडर को जा टकराई थी। तो ऐसे में इस बस में तकरीबन 33 लोग जो है पुलिस ने बताया कि थे इसमें, और तकरीबन 8 लोगों को जो है वहां से निकाला गया है। जो प्रवासी आगे की तरफ बैठे थे वो जो है वहां से निकलने में कामयाब हुए हैं और तकरीबन 25 लोगों की जो इसमें मौत हुई, इस प्रकार से जानकारी, जो प्राथमिक जानकारी है पुलिस के द्वारा हमें मिल पा रही है। दूसरी बात जो कि इस वक्त घायल है उनको संभाजी नगर के अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है। हालांकि कुछ लोग उसमें बेहद गंभीर है, लेकिन उन पर इस वक्त इलाज संभाजी नगर के अस्पताल में चल रहा है। बात ये भी है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 3 जो है बच्चे भी शामिल थे, उनकी भी घटनास्थल पर मौत हुई है। हालांकि अब तक प्राथमिक कारण, जैसे हमने कहा कि पुलिस ने बताया कि चालक का जो नियंत्रण था वो छूट गया था और इसीलिए बस डिवाइडर से जा टकरा गई थी और जिस प्रकार से जो डीजल टैंक है वो फट गया और इसके कारण जो है पूरे बस में आग लगी। और जैसे ही बस जो है वो पलटी हुई रास्ते पे, तो ऐसे में उस समय जो प्रवासी अंदर फंसे थे उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और उसके कारण जो है जब बस ने आग पकड़ ली तो सभी जो 25 प्रवासी थे वो अंदर ही थे और आग लगने के कारण हालांकि उनकी मौत हो गई है। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए जो जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोग खासतौर पर जो घायल लोग हैं उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस पर इस वक्त इलाज जारी है। आगे की जानकारी पुलिस द्वारा और साझा की जाएगी, किस प्रकार से हादसा हुआ, क्या कारण था, किस प्रकार से जो है। जी शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो बेहद ही दर्दनाक यह हादसा देर रात को हुआ और उसके बाद प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहां पर काम कर रहा है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम मार्गों से वार्षिक पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 62 दिन तक चलने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर के आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के लिए पहले दल को रवाना किया था, जिसमें 3400 से अधिक तीर्थयात्री शामिल हुए। और रमा त्यागी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रमा, साफ तौर पर इस वार्षिक पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में क्या उत्साह नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, जो उत्साह है वो बहुत जोरदार है। काफी देश भर से जो श्रद्धालु यहाँ पर यात्री आ रहे हैं उन्हें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार ये यात्रा 62 दिनों तक चलेगी और जिस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं उसे लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनमें काफी उत्साह है। और अगर हम यहाँ पर जो कैपेसिटी है उसकी बात बताएं तो प्रतिदिन 15,000 के करीब जो यात्री हैं वो जा सकते हैं। जो आधार शिविर है, बाईताल पे भी आधार शिविर है और पहलगाम में भी आधार शिविर बनाया गया है, उसमें पर्याप्त व्यवस्था है यात्रियों के ठहरने की।
उनके भोजन की, और इसके अलावा अगर उनको किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है दवाइयों की, मेडिकल किट्स यहाँ पर हैं। और साथ ही जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर हो रहा है, तो ये भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा जिनके सिम कार्ड नहीं चलते हैं या जिन्हें नहीं पता होता है, हालांकि पहले से ही दिशा निर्देश हैं कि प्रीपेड सिम लाने चाहिए, उनके लिए यहाँ पर पोस्टपेड सिम लाने चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पर पोस्टपेड सिम भी मौजूद है। तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर की गई हैं, और साथ ही सुरक्षा है वो भी कड़ी है। यहाँ पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और इसके साथ ही जो ड्रोन है उनके माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। केवल अगर हम बात करें तो पुलिस यहाँ पर जेटीपी और इसके अलावा जो आईटीबीपी है वो सीआरपीएफ, तमाम जो प्रशासन है, जो पुलिस है वो लगी हुई है, और उसे लेकर काफी उत्साह यहाँ पर जो तीर्थयात्री हैं उनमें देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया रमा तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन, और अब जब यात्रा की शुरुआत हो गई है, जो प्रशासन है उसने भी तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं कि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई यहाँ पर परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। उन्होंने लुसाने डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। नीरज ने 87.66 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। गोल्डन बॉय नीरज का इस साल का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने मई में दोहा में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा अब तक 8 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।